ओके, लेट्स बिगिन। लोग हमें ज्वाइन करते रहेंगे जी। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक जी हम इस कोर्स में अब स्टार्ट करेंगे वो है नाइव बेस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। हम पहले नाइव बेस को देखेंगे। नाइव बेस का टॉपिक हम पहले देख चुके हैं। आज उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एंड आफ्टर डूइंग दिस फिर हम इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे। दैट वुड बी हाउ टू क्लासिफाई सेंटिमेंट्स। कोई टेक्स्ट है तो उसमें से आपने कोई स्टेटमेंट किसी ने दी है तो आप उसको जज करना चाह रहे हो कि वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगी या कोई नेगेटिव किसी चीज़ की बात कर रहा है। तो आप किस तरह से जज करेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, किसी तारीफ की है या किसी ने बुराई की है या किसी ने कोई ऐसा कमेंट दिया है जो नेगेटिव है। तो वो आप जानना चाहते हैं। तो बेसिकली वो उसको करने के लिए हम पहले थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई द नाइव बेस्ड मॉडल एंड देन फिर हम बात करेंगे जी सेंटिमेंट एनालिसिस की। ओके, तो बेटा मेरी बात सुन सकते हैं? जी सर। ओके, लेट्स बिगिन the task of text classification. So नोट कीजिएगा, दिस इज एन ईमेल और क्वेश्चन ये है कि इज दिस अ स्पैम। स्पैम ईमेल का आपको पता ही होगा। वो ईमेल जो कि यूँ समझिएगा कि कोई टारगेट कर रहा होता है किसी को, और जो अनइम्पोर्टेंट या फजूल किस्म की ईमेल होती है। जी नोट कीजिएगा, ईमेल का ये हेडर है, उसके बाद ये उसकी टाइटल है समझ लीजिए, और ये मेल है। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आपको सबसे पहले जो चीज़, वैसे बाय द वे अपनी भी प्रैक्टिस बनाएं। आपको भी ईमेल्स आती हैं, आप कैसे जज करेंगे कि कोई मेल आपके स्पैम में है या हैम में है। हैम मतलब यूजफुल ईमेल, स्पैम मतलब यूजलेस ईमेल। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा फ्रॉम से। फ्रॉम जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ईमेल चेक करें जो उसके आगे लिखा हुआ है। तो आपको पता चल गया कि न्यूज़ फॉर्म एट stanford.edu, यानी ये दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहां से ईमेल आई है। टू अनडिस्क्लोज रिसिपिएंट्स से मुराद ये है कि ये जो ईमेल गई है वो आपको नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन इसके रिसिपिएंट्स हैं। ये वर्ड देखें, गौर से देखें। ग्रेट्स। हाँ जी, ये यहीं से पकड़ी गई ईमेल। उसके बाद ये देखें, यू कैन नाउ एक्सेस द लेटेस्ट न्यूज बाय यूजिंग द लिंक बिलो टू लॉग इन टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी न्यूज फोरम। और जरा गौर से देखो यूआरएल क्या दिया हुआ उन्होंने। वो कह रहे हैं स्टैनफोर्ड का आप जो है वो कनेक्ट करेंगे, लेकिन दरअसल ये जरा ये देखें कि ये 123contactform.com ये है जी किसी ने ट्रैप करने के लिए। ये जो है ये फेक है। ठीक है, ये जो न्यूज़ फॉरम एट stanford.edu है, क्योंकि जो आप ईमेल है वो फेकिंग बड़े आराम से हो जाती है। तो ये फेक ईमेल है। एक्चुअली ये रियल ईमेल, इसके पीछे कुछ और होगी। और ये नोट कीजिएगा, ये कहा गया है जी कि आपको कहा जाए को मेल है जी, आप अपने बैंकिंग डिटेल्स जी फौरन चेंज करें जी। आपको नोटिस आ गया जी, आपको वरना पासवर्ड एक्सपायर कर देंगे। इसी तरह से हॉटमेल या जीमेल से आपको मेल आ गई, जनाब आपका फौरन घंटे में कर दें चेंज, वरना आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, अब ये बंद हो जाएगा। तो ये सब फेक ईमेल्स होती हैं, स्पैम होता है। तो ये नोट कीजिएगा, दो जगह से ये ईमेल जो है वो हम जज कर सकते हैं, एक ये वर्ड और एक ये लिंक। तो और यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब वो आप इस लिंक पे जाएंगे तो कहेगा अपना स्टैनफोर्ड का आईडी और स्टैनफोर्ड का पासवर्ड टाइप करें। तो बेसिकली उसने अपना आपका आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, तो वो उसने पकड़ लेना वहां से। यू कैन ऑल्सो कॉपी द above लिंक ब्राउजर एंड लॉग इन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू सर्विसेज। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और राइट्स रिजर्व। दिस इज स्पैम, क्योंकि ये यहाँ से दो जगह से ये ईमेल जो है वो हम जज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने मशीन को ट्रेन करना है, सोचें अभी अभी जो भी ईमेल आप यूज कर रहे हो, चाहे जीमेल यूज कर रहे हैं, चाहे हॉटमेल यूज कर रहे हैं, चाहे याहू यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं, तमाम के अंदर बिल्ट इन स्पैम फिल्टरिंग होती है। तो आप देखते हैं कि आपके जब ईमेल ओपन करते हैं तो आपके स्पैम फिल्टर में पहले से कुछ ईमेल्स जो हैं वो ट्रांसफर हो चुकी होती हैं। तो वो कैसे ट्रांसफर होती हैं? इसका मतलब है कि मशीन जो है, जो कंप्यूटर है, वो उसे पता चल जाता है, वो ईमेल को रीड करके उसके पास चंद एक पैटर्न्स होते हैं
या उसकी ट्रेनिंग हुई होती है मशीन की, वो इस ईमेल को रीड करके ये बता देती है कि ये मेल स्पैम में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। तो समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप स्पैम में चेक करते हो तो आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है, तो आप उसको फिर नॉट स्पैम कह देते हो। और नॉट स्पैम का मतलब है आप फिर मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हो और आप मशीन को बता रहे हो कि ये तुमने जो काइंड ऑफ ओवरफिटिंग की हुई है उसने डेटा में, और उसने स्पैमिंग की हुई है ईमेल को किया हुआ है, तो दरअसल वो अपने अपनी जो ट्रेनिंग है उसको ठीक करे, और अगली दफ़ा अगर कोई ऐसी ईमेल आती है जो जिसमें वो चीज़ें हों तो उसको वो स्पैम में ना डाले। ठीक है जी। तो जो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन नाइव बेस की ये है कि हमने ये डिटेक्ट करना है कि कोई ईमेल स्पैम है कि नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी नॉर्मली जो है वो नाइव बेस का मॉडल यूज किया जाता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? No, No, sir. sir. ओके। Okay, who wrote which Federalist Papers? Now, this is another very, very important application. Let's say कि ये कोई डॉक्यूमेंट है और आपने ये कहना है कि इसको लिखा किसने है, यानी ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने जज करके ये बताना है कि इसका ऑथर कौन हो सकता है, उसके ऊपर हो सकता है ऑथर लिखा हो कोई। तो आप वेरीफाई करना चाहते हैं वाकई ये उसकी राइटिंग है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन ए सेंस कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको चेक करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें। तो यहाँ कोई नॉवल है, आप ये जज करना चाहें वाकई ये इसी बंदे ने लिखा है या ये फेक है। तो बेसिकली यू कैन इवन डू दैट। एंड और ये जो फेडरलिस्ट पेपर्स हैं ये यूएस हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ये एसेज हैं, ये पेपर हैं, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप यहाँ से देख सकें तो ये यूएस हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक नॉवल है। तो बताया गया कि ये क्या जेम्स मेडिसन ने लिखा है या अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लिखा है। तो anonymous essays tries to convince New York to ratify US Constitution 1787 to ये उस वक्त का दौर है जब यूएस बन रहा था, और यूएस दरअसल यूएस नहीं था, यूएस में डिफरेंट स्टेट्स थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स को हर एक स्टेट को एक ऑप्शन दी गई थी कि वो ज्वाइन करे एक ग्रेटर जिसे कहते हैं यूएस को। तो वो यही है कि ये कुछ ऐसे थे जो न्यूयॉर्क स्टेट थी उसके लिए थे कि वो यूएस को ज्वाइन करे। तो ऑथरशिप ऑफ 12 ऑफ द लेटर्स इन डिस्प्यूट, तो 12 इसमें लेटर्स हैं और वो डिस्प्यूट में है। और ये नहीं पता चल रहा जी कि ये इसने लिखा है, ये इसने लिखा है। तो ये बता रहे हैं जी 1963 में ये सॉल्व किया गया था बाय दीज टू ऑथर्स यूजिंग बेजन मेथड्स। ठीक है। तो नाइफ बेज या बेजन मेथड्स की मदद से वो मशीन ने लर्न किया या उसको उन्होंने यूज़ किया। जाहिर है उस वक्त तो मशीन इतनी वो नहीं होगी, कंप्यूटर्स जो हैं वो इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने मैनुअली ही इस चीज़ को उन्होंने चेक किया होगा। लेकिन आज हम ये काम जो है वो जो है कंप्यूटर पे भी करवा सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन अनदर एप्लीकेशन जिसके अंदर नाइफ बेस का मॉडल यूज़ होगा। मेल और फीमेल ऑथर, ये अगेन एक और एप्लीकेशन, बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है जी। कोई डॉक्यूमेंट हो और आप जज करना चाहें ये फीमेल राइटर है कि मेल राइटर है, तो वो कैसे पता करेंगे जी आप। और जैसे ये दो समझ लीजिए, दो यहाँ पर पैराग्राफ हैं, तो हमने हमने ये बताना है कि वन का ऑथर मेल है या टू का ऑथर मेल है, या वन का ऑथर फीमेल है या टू का ऑथर फीमेल है। यहाँ नोट कीजिएगा जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें फीमेल क्लारा नेवर फेल्ड टू बी astonished, शी फाउंड इट हार्ड टू ट्रस्ट herself। इसमें किसी एक फीमेल का जिक्र हो रहा है, ऊपर है कि वो कोई वॉर का जिक्र हो रहा है, द सदर्न रीजन ब्रेसिंग। अब क्या ये कह सकते हैं कि ये जो क्लारा है ये शी है, क्योंकि ये इसमें फीमेल का जिक्र है तो ये जो है जनाब फीमेल ने लिखा होगा? नॉट नेसेसरी। तो नोट कीजिएगा इवन ये भी एप्लीकेशन बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है कि ये हमारे पास ये जो राइटिंग है इसका जेंडर क्या है। इसी तरह से आप ये भी देखना चाहेंगे मे बी कि कोई अगर क्या मेरे जहन में आया था, जेंडर क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं ना, कि ये मेल और फीमेल जो है ये जेंडर क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे ये समझिएगा प्रॉब्लम्स हैं जिसमें नाइफ बेस का मॉडल जो है क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव मूवी रिव्यूज
अगेन अगर आप चेक करना चाहें, ये सिर्फ मूवी के रिलेटेड नहीं होते हैं, इसको मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर लेट से आप कोई प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं मार्केट में, और आप उसकी जानना चाहते हैं जी कि आपके प्रोडक्ट जो है उसके बारे में लोगों की क्या, जो बायर्स हैं उनके फीलिंग्स यानी मेजोरिटी में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगेन वहाँ पर भी आप यही चीज़ जो है वो अप्लाई करेंगे, यही मॉडल। तो अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग जी, ये जो है इससे आप क्या जज करेंगे? ये जो पहला है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जी फर्स्ट सेंटेंस। ये नेगेटिव होगा। जी ये नेगेटिव है, कहता अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है। ओके सेकंड वन देखिएगा, फुल ऑफ zany कैरेक्टर्स एंड richly applied satire and some great plot twists। शायद ये मुश्किल हो आपके लिए। जी सर पॉजिटिव और लाख से नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। जी दिस इज द ग्रेटेस्ट स्क्रूबॉल कॉमेडी एवर फिल्म्ड। जी सर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है सर। इट वाज पैथेटिक, द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट वाज द बॉक्सिंग सीन्स। जी सर नेगेटिव ही है। नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, छा गए हैं जी, ये देखें। तो हमारा बिल्कुल क्लासिफिकेशन ठीक किया हमने है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मैंने बता दिया बेटा, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। कमर्शियल एप्लीकेशंस में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वेब पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कि किसी जगह पे अगर बहुत सारे यूज़र्स लेट से किसी चीज़ के अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई गाड़ी है, कोई किताब है, कुछ भी है, और आपने जनरली ट्रेंड देखना हो लोगों का कि लोग इसके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, वहां पर भी बेटा आप नाइफ बेस का मॉडल यूज करके ये ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली, इतना मुश्किल भी नहीं। ओके व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल? वाओ, ठीक है। तो अगर ये कोई आर्टिकल हो लंबा चौड़ा, और जैसे ये कोई पेपर लिख नजर आ रहा है, कोई पेपर है और ये मेड लाइन आर्टिकल है, और यहाँ से हमने ये देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो वो कैसे जो है सब्जेक्ट से मुराद ये है, नोट कीजिएगा, ये कोई मेडिकल साइंस से जाहिर है मेड लाइन का मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। तो वो फिर ये उनकी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं सब्जेक्ट की, वो कुछ इस तरह से है: ड्रग थेरेपी, केमिस्ट्री, ब्लड सप्लाई, एंटागनिस्ट, इनहिबिटर्स, एम्ब्रियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी एंड सो ऑन। तो वो यहाँ से ये क्लासिफाई करना चाहते हैं कि इसमें जो टेक्स्ट है उसको किस क्लास में बिलोंग करेगा। यूँ समझिए ये क्लासेस हैं, तो ये क्या किस केमिस्ट्री क्लास में बिलोंग करेगा, क्या ये एपिडेमोलॉजी में, क्या ये एम्ब्रियोलॉजी में किस। इनको बेसिकली हम लेबल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा बेटा। मशीन लर्निंग में इनके लिए वर्ड लेबल्स भी यूज होता है, और इन्हीं के लिए वर्ड क्लास भी यूज होता है। तो किस क्लास में ये बिलोंग करेगा, ये किस क्लास में जाएगा, तो किसी एक क्लास में जाएगा। तो इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। बाइनरी से मुराद ये है कि या तो ये इसमें होगा या इसमें नहीं होगा, जीरो वन या ट्रू फॉल्स, या इसमें होगा या नहीं होगा, या इसमें होगा या नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। तो अगेन दिस इज अनदर एप्लीकेशन जो कि नाइव बेस्ड मॉडल की मदद से सॉल्व की जा सकती है। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा, अभी तक हमने डिफरेंट कोशिश की है एप्लीकेशन या एग्जांपल्स देखने की, ताकि हमें कुछ आइडिया हो कि ये जो नाइफ बेस का मॉडल है, और ये नॉर्मल ये नोट कीजिएगा, ये सेंटिमेंट एनालिसिस ही है, स्वाय इसके यहाँ पर हम सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन पिछली जो स्लाइड थी वो हम सेंटिमेंट ही देख रहे थे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वही बात आ गई, असाइनिंग सब्जेक्ट कैटेगरीज, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि किस सब्जेक्ट में आता है, टॉपिक्स और जॉनरास। जैसे म्यूजिक है, अगर आप उसको जॉनरा में क्लासिफाई करना चाहते हैं, ये रॉक है, ये पॉप है, ये गज़ल है, ये क्लासिक है, ये क्या है। इसी तरह से स्पैम डिटेक्शन, ऑथरशिप आइडेंटिफिकेशन, कि इसका राइटर कौन है किसी एक डॉक्यूमेंट का, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से एज जेंडर क्लासिफिकेशन,
यानी आप ये भी देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप में ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है। अगर कोई लेट से कोई कोई खाने पीने की प्रोडक्ट है और आप देखना चाहते हैं कि कौन सी एज ग्रुप जो है वो इसको ज़्यादा लाइक करता है, तो मे बी मैकडोनल्ड्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि जी उनके नाश्ते में सुबह जो है ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ उनको लॉन्च करनी चाहिए, तो वो एज ग्रुप वाइज वो आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन कि ये जो टेक्स्ट है किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इसी तरह सेंटिमेंट एनालिसिस एंड सो फोर्थ। सो वी हैव मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, और नॉर्मली इनको जो है वो नाइव बेस्ड मॉडल से इनका जो है वो इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑल्दो कि आप उससे बहुत ज़्यादा बेटर भी मेथड्स अवेलेबल हैं, बट नाइव बेस इज़ वेरी क्विक। तो नॉर्मली लोग जो हैं वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस टास्क की डेफिनेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, टेस्ट क्लासिफिकेशन ये टास्क है कि हमने एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, हम उसको टास्क का वर्ड दे रहे हैं, और टास्क के वर्ड में नॉर्मली नोट कीजिएगा एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो टास्क की डेफिनेशन क्या होगी? इनपुट अ डॉक्यूमेंट डी, कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होगा बेसिकली जिसके अंदर से हमने कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी, कोई टेक्स्ट होगा, एंड अ फिक्स सेट ऑफ क्लासेस सी। अब आपको मेरे ख्याल में क्लास पता चल गई जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई थी। जी बेटा, लेबल या क्लासेस जिसमें हमने उसको क्लासिफाई करना है। मसलन आप कहते हो वो जो ईमेल है वो या तो स्पैम होगी या हैम होगी, एक मिसाल है, ये दो होते हैं जी, स्पैम और हैम। तो ईमेल के केस में ये दो क्लासेस हैं जी, उसकी दो लेबल्स हैं। ठीक है। इसी तरह आपने देखा कि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, उधर जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की है, अगेन दो क्लासेस हैं। तो बेटा ये दो भी लेबल्स या क्लासेस हैं। ओके ओके। तो ये सी जो है ये इनको रेफर कर रहा है, ये या तो स्पैम या हैम होंगे, या ये नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह होंगे। और नोट कीजिएगा, अगर किसी जगह पे सिर्फ दो क्लासेस हों, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी देखें, तो बेटा उसको कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बेटा ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ओके जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी बेटा, मेरी बात सुन सकते हैं? जी सर, आ रही है बात। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्लासेस जो हैं वो मल्टीपल दी हुई हैं। मसलन ये नोट कीजिएगा C1 लेके C6 तक। इसका ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा, कि हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासेस हों। तो याद रखिएगा ये मल्टी क्लास भी हो सकता है। सो अगर दो से ज़्यादा है बेटा, तो उसको हम कहते हैं ये मल्टी क्लास जो है वो क्लासिफिकेशन है। 3 है, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, इट कुड बी एनी नंबर। तो ये मल्टी क्लास, और हर क्लास जो है वो C1 C2 अप टू CJ। आउटपुट क्या है जी? नोट कीजिएगा, हमने क्या करना है, हमने देखना है जी, लेट से ईमेल दी, तो वो अगर पॉजिटिव है, सॉरी कोई कमेंट था वो पॉजिटिव है, तो हम सी जो होगा हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ईमेल स्पैम है तो हमारा जो सी है वो जो है वो स्पैम हो जाएगा। तो हमने इनमें से कोई एक क्लास जो है उसको प्रिडिक्ट कराना है। ठीक है, जो मैक्सिमम क्लासेस हैं सी बड़ कैपिटल सी में, जो सेट ऑफ क्लासेस हमारे पास, हमने उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, मल्टी क्लास जो होती है उसमें से एक से ज्यादा क्लासेस हम रिटर्न करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ एक ही क्लास रिटर्न होती है। तो हमने कोई एक क्लास जो है वो रिटर्न करनी है जो बताए कि ये चीज किस क्लास में बिलोंग करती है, किस लेबल इसको देना चाहिए। जी टास्क समझ आ गया बेटा? यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पर? नो सर। ओके। तो हैंड कोडेड रूल्स, एक क्लासिफिकेशन करने का तरीका ये है कि हम सारे के सारे रूल जो हैं जनाब वो हैंड कोड कर दें। अब हैंड कोडिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इतने ज़्यादा रूल्स अगर हों तो तमाम रूल्स को हैंड कोड कर देना भी एक इशू है। तो किस तरह करेंगे? रूल्स के अंदर आप ये करें कि कोई वर्ड आइडेंटिफाई करें, कोई और फीचर्स आइडेंटिफाई करें, और उसके बेसिस पे आप रूल डिफाइन कर दें कि अगर ये वर्ड होंगे तो फिर हमने इसको यूं करना है। मसलन स्पैम के केस में आप कहें कि कोई ऐसा एड्रेस आया जो ब्लैक लिस्टेड है पहले से, वहां से ईमेल आई है, या ईमेल के अंदर डॉलर्स एंड का वर्ड है हैव बीन सेलेक्टेड। अगर डॉलर्स भी आ रहा है और साथ में हैज हैव बीन सेलेक्टेड भी आ रहा है,
इसका मतलब है वो स्पैम में जानी चाहिए। तो ये एक हैंड रिटन रूल है समझ लीजिए, जो इसमें दो बातें यहाँ पर की गई हैं। कि पहले बात उन्होंने ये की है या रूल लगाया है कि जी के अगर तो वो ब्लैक लिस्ट किसी एड्रेस से ईमेल आ रही है फ्रॉम यानी फ्रॉम @, somewhere.com और समवेयर जो है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में है, या ईमेल के टेक्स्ट के अंदर डॉलर्स का वर्ड है एंड हैव बीन सेलेक्टेड, ये दूसरी उसमें रूल है, तो इसका मतलब है उसको क्लासिफाई करो एज ए स्पैम। एक्यूरेसी कैन बी हाई अगर रूल्स केयरफुली रिफाइंड है, और रिफाइन करने के लिए आपको जाहिर है एक्सपर्ट चाहिए होंगे। अब ईमेल्स के केस में भी आपको आम कोई लोग जो हैं उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, यूजर नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो स्पैमर्स हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की ईमेल्स भेज रहे हैं, जो कि किसी भी तौर से उनकी समझ नहीं आती है कि ये फेक है या रियल है। उनको जज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हर एक चीज को जज करने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। बट बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दीज रूल्स इज एक्सपेंसिव। व्हाई? दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड प्लस क्योंकि आप एक्सपर्ट्स को चूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स जब आप एक्सपर्ट्स को चूज करोगे देन वो कॉस्टली भी होंगे। ओके, सो इनके बेनिफिट भी है, एक्यूरेसी कुड बी वेरी हाई, और डाउन साइड ये है कि टाइम, दे कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा डेटा भी चाहिए इनको, उनको इकट्ठा करना, और उनको किसी एक्सपर्ट से, एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट से रूल्स को डेवलप करवाना, इट विल बी एक्सपेंसिव। देन ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के थ्रू हम सर रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुई है, हो गई हुई है। ओके थैंक यू। नहीं बेटा, आपके पास आ रहा होगा, आपके पास आपके एंड पे भी सर आता है ऑन ऑन। मैसेज। जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। मैंने, मेरे ख्याल में मुझसे गलती हुई है, जो मैंने प्रीवियस जो आखिरी 10 मिनट की थी ना पिछले वो उसमें, वो नहीं हुई। अच्छा चलें कोई बात नहीं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं हमने की। ओके, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या किसको कहते हैं? सर जिसमें पहले से डाटा दिया होता है, उस पे हम अपने एल्गोरिदम को, कुछ हिस्से पे एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं, और फिर वो रिजल्ट्स बाद में हम वेरीफाई कर लेते हैं बाकी टेस्ट डाटा से। नो, आप कहेंगे जी ऐसा मशीन लर्निंग प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास लेबल डेटा हो। क्या हो? लेबल डाटा। जी बेटा, उसको कहते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये लेट्स से ईमेल है, तो ईमेल का टेक्स्ट है मिसाल के तौर पे, किसी जगह पे इस तरह का टेबल हमें दो, डेटा पड़ा हो, और उसके आगे उसका लेबल या क्लास, ये याद रखिएगा लेबल क्लास को भी कहते हैं, तो लेबल का मतलब है क्लास। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे समथिंग लाइक दिस हो कि ये टेबल है हमारे पास, इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन हो कि यहाँ पर जी वो कोई टेक्स्ट है, और आगे उसकी क्लास जो है वो मेंशन्ड हो कि जी ये स्पैम है। इसी तरह से जी ये हो, और आगे दिया हो जी ये भी स्पैम है, मसलन ये हो और आगे दिया हो जी ये हैम है। हैम मीन्स पॉजिटिव, स्पैम मीन्स नेगेटिव। ओके, तो अगर बेटा इस किस्म का डेटा हो तो वो कहलाता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है बेटा? जी आ, सर। बात समझ रहे हैं बेटा? जी सर। ओके गुड। ये वैसे कहते हैं कि सबसे जिसे कहते हैं आसान तरह की जो मशीन लर्निंग है वो ये होती है, वजह ये होती है, आसानी वाली बात इसमें बेटा ये होती है कि जो डेटा होता है ना आपके पास, वो किसी ने पहले से ही लेबल, उस पर मेहनत हुई होती है, और हम अगर उसी डेटा को ऐसे ही यूज़ कर लें तो वी आर लकी, क्योंकि हमारी एफर्ट सिर्फ रह जाती है कि हमने जो ट्रेनिंग कराने के लिए जो डेटा हमें चाहिए होता है वो पहले से लेबल्ड होता है। बट वी आर नॉट सो मच लकी अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जहां पर हमारे पास ये लेबल्स ना हो। ठीक है, लेकिन ये डेटा हो, नोट करें, डेटा हो मगर ये लेबल्स ना हो, ये ना पता चले कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये क्या है क्या नहीं है, और वो हमने खुद बताना हो किसी तरीके से, ये बिल्कुल ब्लैंक हो समझे, तो वो कौन सी होती है जी मशीन लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड। वो जी अनसुपर। वो अनसुपरवाइज्ड होती है। गुड। अच्छा, अब लेट्स से कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि
कुछ का डेटा गिवन है, कुछ का डेटा गिवन नहीं है, कुछ का डेटा मिसिंग है, इस तरह भी होता है। यानी कुछ जैसे ये गिवन है, जैसे ये गिवन है, एक मिसाल है, लेकिन इसका नहीं गिवन, ऐसा भी होता है। वो कौन सी होती है, कौन सी मशीन लर्निंग होती है? तीसरी भी सेमी होती है, मैं सुपरवाइज्ड बताता होती है। हाँ, यस, सेमी सुपरवाइज्ड। तीनों में बेटा ये फर्क होता है, और आज अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सुपरवाइज्ड वर्सेस सेमी सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड। ओके जी बेटा, बात समझ रहे हैं? जी सर। जी, एक और चीज नोट कीजिएगा जो आपको कॉमनली नजर आएगी इन प्रैक्टिस, कि जितने भी हमारे डीप लर्निंग टेक्निक्स हैं या डीप लर्निंग मेथड्स हैं जिनका नाम डीप लर्निंग से स्टार्ट होते हैं, वो नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम्स अनसुपरवाइज्ड होते हैं। ओके क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा होता है मगर उसकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई होती। तो हमारे पास डीप लर्निंग का फिर मॉडल यही करता है कि वो स्पेशलाइज्ड बनाया गया अनसुपरवाइज्ड के लिए, कि अगर आप उसको बहुत सारा डेटा दे दें तो फिर डीप लर्निंग में से वो एल्गोरिदम जो है वो आपको उसको लेबल कर देते हैं। ठीक है, राइट। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर है, तो आई होप आपको ये 3 क्लासिफिकेशंस की समझ आ गई होगी, डीप लर्निंग किसको कहते हैं वगैरह वगैरह, आइडिया आपको आपको पता चल गया होगा। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में होता क्या है? सो ऑफ कोर्स इनपुट और आउटपुट, हम टास्क किसकी बात कर रहे हैं, ये भी इसको हम एज एन टास्क क्लासिफाई कर रहे हैं। टास्क में बेटा 2 चीजें लेंगे, इनपुट और आउटपुट। डॉक्यूमेंट डी, यानी हमारे पास डेटा होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ टेक्स्ट है, उसके बाद अ फिक्स नंबर ऑफ क्लासेस होंगी जी, लेबल्स होंगे सारे, और वो फिक्स नंबर पे होंगे, यानी जो सीज हैं, जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं हमें पहले ही पता होंगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 2 हमें पता है, लेट्स से इस डाटा सेट में 2 क्लासेस हैं, तो सी जो है वो C1 और C2 है। लेकिन जो भी हमारे पास क्लास होगी बेटा वो फिक्स्ड होंगी, याद रखिएगा, वो पहले से पता होंगी और फिक्स्ड होंगी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, और प्लस इसके अंदर ये भी होगा कि तमाम डॉक्यूमेंट के आगे उनकी क्लासिफिकेशन या क्लास भी गिवन होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 चीजें बताई जा रही हैं कि डॉक्यूमेंट भी है और उसकी जो फिक्स क्लास है वो भी गिवन है। ठीक है, और हमने करना क्या है, हमने ट्रेनिंग करनी है सेट ऑफ M हैंड लेबल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट कहलाएगा इसके अंदर होगा, क्या होगा, वो कोई हैंड लेबल्ड। और याद रखिएगा ये कहां से आ जाती है इंफॉर्मेशन, किसी ने, मैंने कहा ना लेबल्ड डेटा होता है, ये लेबल्ड कहां से आ जाते हैं जी, ये लेबल्स कहां से आएंगे जी? जी बेटा, सर वो तो हमारी वो जो जैसे कि मेल में भी एक कैटेगरी होती है, एक फोल्डर होता है स्पैम का, हम हम्म, वहां से भी ले सकते हैं कि जो स्पैम में पड़ी हैं तो उनको बेटा हम स्पैम कैसे में ले डालेंगे सकते हैं। कैसे, वो किसने रूल बताया कि ये स्पैम में जाएगी? सर वो तो फिर पहले से रूल फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि अगर एक कंपनी की तरफ से ऐसी मेल्स आ रही हैं तो वो स्पैम तो होगी। बेटा एक और करेक्शन करें बाप, ये जितने भी, याद रखिएगा, सुपरवाइज्ड डेटा होता है ना सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए, यानी लेबल्ड डेटा, याद रखिएगा, वो हैंड लेबल्ड होता है, वो किसी ना किसी ह्यूमन ने उनको पहले से किया होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ठीक जितने है भी सर। डेटा सेट है ना दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके जो कि लेबल्ड हैं, याद रखना, वो लेबलिंग किसी ना किसी ह्यूमन ने की हुई है। ठीक है, हाँ, उसके बाद जाहिर है, अगर आपने वो बहुत बड़ा डेटा सेट बना लिया, फिर आपने किसी मशीन को कहा, अब मशीन इस काबिल हो जाएगी कि वो उसको लेबल कर सके, लेकिन स्टार्ट में जो डेटा सेट था और अगर वो लेबल्ड था तो वो ह्यूमंस ने किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेट जो होता है वो M हैंड लेबल डॉक्यूमेंट्स होती हैं। M ये क्वांटिटी है जी, कोई M का मतलब है मे बी 100 हो, मे बी 1000 हो, मे बी 10,000 हो, लेकिन वो किसी ना किसी ह्यूमन ने उनको जो है वो लेबल किया होगा। और जो उनकी जो आ, ये मैं ज़रा रेस कर दूं ताकि ये क्लियर हो जाए जी। और नोट कीजिएगा, जो उनकी सीक्वेंस होगी, मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँ, वो इस तरह से होगी, D1 C1। D1 से क्या मुराद है कि ये डॉक्यूमेंट है या ये टेक्स्ट है,
और उसकी क्लास क्या है साथ में गिवन होगी। गौर से देखो, D1 C1 का मतलब है कि डॉक्यूमेंट और लेबल दोनों गिवन होंगे, कॉमा अगला डॉक्यूमेंट, इसी तरह से आखिरी डॉक्यूमेंट और आखिरी क्लास। तो बेटा ये जो नोटेशन है ये आपको कह रही है कि ये सारे का सारा डेटा डेटा जो होगा वो क्या होगा, हैंड लेबल्ड होगा, यानी उनके क्लासेस गिवन होंगी। जी बेटा बात समझ रहे हैं? जी सर। ओके, सो आउटपुट क्या लेना है जी हमने? अब हमने एक क्लासिफायर लेना है जी, एक ऐसा फंक्शन लेना है। क्लासिफायर बेसिकली जो होता है वो एक फंक्शन होता है जी। और यूँ समझिएगा कि आप फंक्शन को जो है वो प्रोवाइड करें कोई डेटा। ये देखें, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल को क्या बोलते हैं यार, क्या कहेंगे इसको? ये गैमा तो नहीं है ये वाला? नहीं सर, ये वाई लग रहा है मुझे, नहीं वो जो वाई सर नहीं है, गैमा ही है। ये वाई नहीं है, ये पता नहीं इसकी अजीब सी शक्ल है। बहरहाल मुझे भूल गया यार, इसको पता नहीं क्या नाम है, इसका एक नाम है यार। अच्छा खैर, एक फंक्शन है जी जो D to C पे जाता है, यानी आप उसको डॉक्यूमेंट देंगे, इनपुट उसका बेटा डॉक्यूमेंट होगा, ये देखो, और रिटर्न वो करेगा एक क्लास। ठीक है, तो डोमेन उसका जो है फंक्शन का, यूँ समझिएगा फंक्शन की जुबान में ये उसका डोमेन है, और C जो है बेटा उसकी रेंज होगी। ठीक है, तो क्लासिफायर एक हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम इनपुट देते हैं, और इनपुट जाहिर है हम उसे डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे, D फॉर डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने हमारे पास कोई एग्जांपल होगी, हमारे पास कोई ईमेल है जिसको बेटा हमने लेबल लगाना है, हमने पता कराना है कि वो स्पैम है कि नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट है, और वो जब उस फंक्शन को दे देंगे, क्लासिफायर को दे देंगे, तो वो उसकी क्लास बता देगा, आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा, लेबल लगा देगा। वो कहलाता है जी क्लासिफायर। क्लासिफायर जो होता है वो लर्नड होता है। लर्न से मुराद ये है कि उसने बहुत सारी एग्जांपल्स पहले देखी होती हैं। और याद रखिएगा मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, वो एक काम में बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत अच्छे इस सेंस में है कि वो पैटर्न्स को मैच करना, पैटर्न को डिटेक्ट करना। याद रखिएगा कि किसी जगह पे कोई पैटर्न नजर आ रहा हो, उसको मैच करना और डिटेक्ट करना, इस काम में तो ये अखीर हैं, इनकी कंप्यूटेशन पावर। तो और सारी की सारी मशीन लर्निंग है ही एक चीज का नाम, हमने पैटर्न को डिटेक्ट करना होता है ये, और फिर मैच करना होता है, और कुछ नहीं होता जी इसमें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये हमारे जो आउटपुट की एक्यूरेसी है, ये इनपुट डाटा पे डिपेंड करेगी ना, कि ये कितना जाहिर है, जाहिर डाटा है, गिवन है। ये एक्चुअली ना और भी चीजों पे, ये आपकी लर्निंग पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब आपने ईमेल दे दी मिसाल के तौर पे, अब आपके ईमेल बॉक्स की बात कर लेते हैं, आपने एक ईमेल आई है, वो आपने इनपुट दे दिया। अब देखो ना, इनपुट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल जो सारी गेम है ना वो ये लर्नड के ऊपर डिपेंड करती है कि क्लासिफायर ने, उसके पास प्रीवियस हिस्ट्री में क्या चीज उसने लर्न की हुई है। ठीक है, तो वो उसकी लर्निंग जितनी अच्छी होगी वो उतनी ही अच्छी क्लासिफिकेशन करेगा। और अगर उसने ओवर लर्न कर दिया हुआ, अब ये भी एक बड़े मजेदार चीज है ओवर लर्निंग करना, जिससे वो ओवर फिटिंग भी कहते हैं, और ये अंडर फिटिंग भी होती है एक, जी सर। या कम थोड़ी सी लर्निंग की हो, पूरी तरह से सारी चीजें ना देखी हो, तो दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम करेगा आपको। तो दरअसल फिर ये क्वालिटी नो डाउट, और लर्निंग किस पे डिपेंड करेगी आपकी, जो बेटा जिस डेटा पे आपने इसको लर्न करवाया, यानी जो आपका डेटा सेट होता है ना, ये शायद इस इक्वेशन में सबसे बड़ी चीज होती है आपका डेटा सेट। सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी लर्निंग ही अच्छी होगी इसकी, और सारी गेम ये लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। जी बेटा बात समझ रहे यस सर। हैं? जी, इसीलिए जब आप मशीन लर्निंग पे जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम कोई भी एक्सपर्ट कहता है, या आप रिसर्च में जाएंगे तो आपका सुपरवाइजर कहेगा क्या यार, आपने अपने फील्ड में, अपने प्रॉब्लम में जो हाई क्वालिटी डेटा है ना, उसको आपने ढूंढना है या आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से हैं। तो इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो फैक्टर है इस सारे काम में। जितनी हाई क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपका जो है वो होगा। अब इसकी ये हाई क्वालिटी से क्या मुराद है, इसके ऊपर भी बड़ी बात की जा सकती है
कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इसके अंदर से कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं जो क्वालिटी को समझ लें नीचे करती हैं, और आप उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे नॉइज़ अगर है उसमें, आपने सुना होगा वर्ड, या उसमें आउटलायर्स हैं, तो वो आप अगर कम कर दें उसके अंदर से, या मिसिंग डेटा जो है, ये तीन चीज़ें, मिसिंग डेटा, एक आउटलायर दूसरा, और तीसरा मैंने क्या बताया, मुझे भूल गया। नॉइज डाटा Noise. क्लीन नॉइज, करना। जी, नॉइज जिसे कहते हैं। और नॉइज असल में वही होती है कि मिसिंग डेटा, नॉइज हो या जो आउटलायर्स हों, अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर लें और इनको किसी तरीके से अपने डेटा सेट में से आप माइनस कर दें, तो नो डाउट उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। चलें, हम तो आगे निकल गए हैं, लेकिन बेसिक टास्क आपने आई थिंक समझ लिया है। आपको ये भी समझ आ गया व्हाट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इसी तरीके से बेटा आप इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और सेमी सुपरवाइज्ड के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी अच्छा, सर। अब मुझे ये बताओ, अगर माशाल्लाह से आप सब लोगों को ये मशीन लर्निंग वगैरह का आइडिया होगा, क्योंकि आजकल क्रेज इसका है, बूम इसका है, एक चीज मुझे बताना जरा, आपने कभी जज की हो, ये क्या वजह है कि जब सुपरवाइज्ड की बात आती है, तो आपके पास अगर डेटा थोड़ा भी हो, स्मॉल डेटा, लेकिन हाई क्वालिटी हो, तब भी काम चल जाता है। लेकिन जब आप अनसुपरवाइज में वेंचर करते हो, यानी, और उस वक्त डीप लर्निंग जिसे हम कहते हैं उसमें जाते हो, तो फिर आप कहते हो यार मेरे पास तो बहुत ज्यादा डेटा होना चाहिए। ये क्या चक्कर है? कोई बात समझ आती है? क्योंकि अगर आपके पास लार्ज डेटा नहीं है, तो आप अनसुपरवाइज लर्निंग में जो आपका लर्नर होगा ना, क्लासिफायर होगा, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है उसको। हमें भी जब डाटा को ट्रेन करना होता है तो हमें ज्यादा डाटा ट्रेन करेंगे उतनी अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। हम्म, तो बेटा यहाँ पर भी तो हम ट्रेन ही कर रहे हैं ना, सुपरवाइज में, तो वो भी तो ट्रेनिंग ही करते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुपरवाइज में हम कहते हैं चलो यार थोड़ा भी है ना, लेकिन है हाई क्वालिटी, तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर मैं अनसुपरवाइज में चला जाऊं, तो मैं कहूँगा नो, अब मुझे ज्यादा डेटा चाहिए, छोटे से काम नहीं चलेगा। ये वाली बात हो रही है। कोई रीजन बनती है सर इसकी? हम्म। मे बी वो, क्योंकि जब अनसुपरवाइज में हम शुरू में जब एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस लो होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो जो लर्न करता चला जाता है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होना चली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो कॉस्ट फंक्शन होता है, तो इसकी वजह से उसको डाटा ज़्यादा चाहिए होगा। मैं अगर आपको कहूँ कि ये जो मैंने ब्रैक ये बनाया है, ये ग्रीन कलर का बॉर्डर, इसके अंदर ये इसका आंसर है, तो क्या कहेंगे आप? आंसर आपके सामने है। सर क्योंकि वो लेबल फिर हाँ, वेरीफाइड होते हैं कि ये बिल्कुल हाँ, करेक्ट है, हाँ, इस वजह से। यस, 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 ये वाली बात। बेटा लेबल डेटा जो है ना, वो हमारे क्लासिफायर को जो है ना वो तैयार कर देता है। और अगर लेबल डेटा और लेट्स से रीजनेबल क्वांटिटी में